देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और मैं निवेदन करूंगा यहां पर शरद कोहली जी, इस देश में कितनी रोशनी हुई पता नहीं मुझे अभी तक, लेकिन आप अपने आसपास रोशनी जरूर कर लीजिए, बड़े अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं आप। मैं आपके पास आ रहा हूं तुरंत, आप पहला रिएक्शन लेने के लिए, जो अभी अभी जानकारी आ रही है। जितने भी दर्शक हैं, अब आप लाइव इसके ऊपर इसका एनालिसिस देखेंगे। सभी मेहमान आपकी स्क्रीन पर है। कांग्रेस, बीजेपी, किसान की तरफ से अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे हैं, पहले वो देखते हैं। से की जाए उसके लिए भी हम योजना लेकर आए हैं और अब तक 14 करोड़ 62 लाख परसेंटेज जनरेट किए जा चुके हैं 13 मई तक, और इस पे कुल खर्चा लगभग 10,000 करोड़ के लगभग किया जा चुका है। जो काम ऑफर किया गया है वो 2.33 करोड़ जो काम मांगने वाले हैं उनको कल तक किया गया, और ये लगभग 1,87,000 ग्राम पंचायतों में किया गया है। इसमें 40 से 50% लोगों ने अपनी एनरोलमेंट की है, रजिस्ट्रेशन की है। पिछले साल के मई महीने के मुकाबले ज़्यादा लोगों ने की है। यानी कि अगर पिछले साल 100 ने की थी तो इस बार 140 से 150 लोगों ने की है। उस तरह से उसका आंकड़ा लगभग बड़ा है। और एक विशेष मुहिम पूरे जिलों में देश भर में चलाई जा रही है कि ये जो वापस यहाँ से हमारे प्रवासी मजदूर गए, अगर वो चाहें तो वहाँ पर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर काम ले सकते हैं, और इसके लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को निर्देश दे दिए गए हैं। और यही नहीं, 182 रुपया जो उनकी दिहाड़ी होती थी अब उसको बढ़ाकर भी 202 रुपये कर दिया गया है। मैं यहां पर जानना चाहूंगा शरद कोहली जी, जो जानकारी यहां पर आ रही है मैं समझना चाहूंगा, इसमें अभी तक के जो फैक्ट्स आए, अभी अभी बोला गया है कि 14.6 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क, और वो 31 बल्कि 13 मई तक रजिस्टर किया गया है। अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से पहले ही जो काम है वो मिलना शुरू हो गया। ये बताया गया कि अर्बन होमलेस जो है उसको जो खाने की हम 3 वक्त की रोटी दे रहे हैं, उसको मतलब खाना दे रहे हैं, और बहुत सारी चीजें बताई गई। ये जो है ये पुराना वाला कैलकुलेशन सामने आ रहा है, नया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। ये पिछले 2 महीने का ब्यौरा दिया जा रहा है, मार्च का और अप्रैल का और मई के कुछ दिनों का। ये ब्यौरा निशांत पिछले 2 महीनों का है। ये पुराना तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि ये नया है, क्योंकि जो मनरेगा में मैंडेज दिए जा रहे हैं उनका जिक्र किया जा रहा है। तो ये पुराना नहीं है, जो नया जब से रेट बढ़ाया था उसके बाद से जो मैंडेज एडिशन है उसका ब्यौरा दिया जा रहा है। जी, आप जो बता रहे हैं उसका ब्यौरा दिया जा रहा है। मैं सीधे यहां पर मेरे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं सुरिंदर राजपूत जी। सुरिंदर जी, मजदूरों को जो मनरेगा के तहत पैसा मिलता है वो बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने, प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के जरिए काम मिलेगा और 182 से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए निशांत, आप इस समय टीवी स्क्रीन पर बैठे एक बड़े प्रस्तोता हैं। क्या आप इससे संतुष्ट हैं, या जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है क्या उसमें कोई नई बात कही है आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने? ये आंकड़ों का जो गदम गोंडवी ने कहा था ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। सड़क पर मेरा प्रवासी मजदूर मर रहा है, कभी बस मार दे रही है, कभी ट्रक मार दे रहा है, और कभी कोई राज्य की पुलिस मार दे रही है। और ये सारे के सारे आंकड़ों में बता रहे हैं कि 10,000 करोड़, 4 लाख करोड़, 7 लाख करोड़। नहीं सर, एक मिनट मुझे आप ये बताइए सुरिंदर जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये मेरा डायरेक्ट सवाल है। मैं चाहूंगा यहां से प्लीज ब्रेकिंग ना हटाई जाए, इधर जो ब्रेकिंग लगी उसको प्लीज चलने दें। मैं चाहूंगा अभी मनरेगा के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, क्योंकि मैं एक एक एलिमेंट को लेना चाह रहा हूं। देखिए, मनरेगा के जो वर्किंग डेज है वो डबल होने चाहिए, नंबर 1। मनरेगा को फ्री छूट मिलनी चाहिए, और मनरेगा की जो मजदूरी है वो 182 से सीधे 300 रुपए। भाई आप बताइए ना, सड़क पर मजदूर को 400 रुपए मिल रहे हैं, मनरेगा में 202 रुपए में कौन काम करेगा? आप समझने की कोशिश कीजिए।
ये मनरेगा को ऊंट के मुंह में जीरे की तरीके से कर रहे हैं। मनरेगा का ये एक नाश मिनट कर रहे हैं ये लोग। एक मिनट सर, मैं आपको रोकूंगा यहां पर। आपका मैं काउंटर रिएक्शन जरूर लूंगा अमिताभ जी से, वो डिसएग्री करेंगे, लेकिन यहां पर प्लीज ये ब्रेकिंग दिखाते रहें, क्योंकि जो भी अपडेटेड ब्रेकिंग है वो भी हम ऊपर डाल रहे हैं। मैं यहां पर एक चीज यहां पर समझना चाहूंगा। सिंह साहब, मुझे एक चीज बताइए। जानकारी आ रही है कि 2.33 करोड़ वेज वर्कर्स कल तक और एक दशमलव करीब कुछ लाख ग्राम पंचायत में ये काम दिया गया। क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं, ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं सामने? देखिए, पहली चीज तो मैं सबको बता दूं, और जो वहां बैठे हैं पता नहीं कितना स्टडी करके आए हैं, ये 182 से जो 202 का रेट वेज हुआ है ना, ये बजट में हो गया था, आज नहीं हो रहा है। निर्मला जी ने भी कहा कि मैंने पहले कर दिया था, ये ऑलरेडी लागू है, आज नहीं बढ़ाया गया है। ये गलतफहमी मत रखिए। पहली चीज ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की कब बात की थी? 12 मई को, और आज वो बता रहे हैं हमें सब कुछ कि 30 मार्च से पहले हमने ये कर दिया, 31 मार्च से पहले ये कर दिया। सिंह साहब, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। सिंह साहब, मुझे एक बात बताइए। सिंह साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत बड़ी बात की है। सिंह साहब, मुझे एक बात समझाइए। ये जो पहले के बेनिफिट्स दिए, कहीं वो तो 20 लाख करोड़ में नहीं आ रहे हैं? उनको तो नहीं कैलकुलेट किया जा रहा कहीं? ये जले पे नमक छिड़कने की बात है। आज किसान जो है टीवी स्टेशन पे बैठा है, हर कहीं बैठा है, वो देख रहा है कि मुझे क्या मिलेगा। मेरी सब्जी खत्म हो गई, मेरा दूध खत्म हो गया, मेरा फल खत्म हो गया, मुझे एमएसपी नहीं मिला, मुझे कुछ तो मिलेगा। कुछ नहीं मिला। इसमें केवल बता दिया आप एक काम कर लीजिएगा, 31 मई तक आप अपना जो है पैसा वापस डाल दीजिएगा। अरे आज 13 मई तो 14 मई तो हो गया, 2 हफ्ते में बताओ कौन सी फसल लगती है जो हम पैसा वापस निकाल लेंगे? कौन सी फसल लगती है ये? आप एक साल कहते, 31 मई 2021 कहते, समझ में आता। 14 दिन में कौन सी फसल लग जाएगी? मुझे समझा दो ना भाई। बचपन से मैं खेती करता रहा, बूढ़ा हो रहा हूं आज। सर एक सेकंड, मैं आपसे एक चीज और पूछ रहा हूं यहाँ पर। मैं अब ये अंग्रेजी में पूछ रहा हूं, आपकी पॉइंट नोटेड। शरद जी, और मैं आपके पास आ रहा हूं अमिताभ जी। शरद जी, अभी अभी निर्मला सीतारमण जो बोल रही है, मैं आपको बता रहा हूं अंग्रेजी में, हमारे दर्शकों को हिंदी में बताइए। Definition of interstate migrant workers modified to include migrant workers employed directly by the employer, workers directly coming to destination state of their own besides migrant workers employed through contractor। इसका क्या अर्थ है, ये समझाइएगा। लेकिन अनुराग ठाकुर कुछ बोल रहे हैं, पहले मैं वो देख लेता हूं। वो लगभग 30% वर्कर्स ही उसका लाभ उठा पाते हैं। समय पर उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पाता। अनऑर्गेनाइज जो असंगठित क्षेत्र है उसमें ये दिक्कत है, और इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन की जो बात कही गई है कि न्यूनतम वेतन की यूनिवर्सलाइजेशन की जाएगी, पूरे देश भर में एक जैसा उसका हो, कम से कम एक न्यूनतम वेतन गरीब से गरीब मजदूर को मिले, इसके लिए इस कदम को उठाया गया है। और जो क्षेत्रीय असमानता है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है न्यूनतम वेतन में, उसको भी इसके माध्यम से दूर किया जाएगा, वैधानिक रूप इसको दिया जाएगा, और नेशनल फ्लोर वेज इसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी। यही नहीं, जो इसको तय करने के तरीके हैं मिनिमम वेजेस, उसको और सरलीकरण इसका किया जाएगा, ताकि इसमें कंप्लायंस ज़्यादा हो और रुकावटें कम हो। नियुक्ति पत्र भी सभी मजदूरों को मिलेंगे, और यही नहीं, साल में एक बार स्वास्थ्य का चेकअप भी होगा, हेल्थ चेकअप भी इनका होगा। और जो खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले, जहां खतरा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले जिनके काम करते हैं मजदूर, उनके लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड भी लाया जाएगा, जो उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। यही नहीं, पोर्टेबिलिटी जो है वेलफेयर बेनिफिट्स की, ये भी सभी प्रवासी मजदूरों को मिलेगी। और ईएसआईसी का लाभ भी, इसका भी पैन इंडिया पूरे देश भर में इसकी कवरेज सभी जिलों में हमारे मजदूरों को मिल पाएगी। चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट जो संस्थान है वो 10 से ज़्यादा वाला है, उतने तक का है। और इसके अलावा मैंडेटरी ईएसआईसी कवरेज भी नोटिफिकेशन से माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ को, जो ऐसे खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले, उनके लिए होगी।
सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए मिलेगी। रीस्किलिंग करनी बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जो लोग वापस गए हैं काम करने के लिए, उनको वापस उनको स्किल प्रदान करके वहाँ पर उनका कैसे लाभ मिल सके, रोजगार मिल सके, इस दिशा में भी काम किए जाएंगे। और सोशल सिक्योरिटी फंड का भी असंगठित क्षेत्र के लिए प्रावधान करने का हम प्रयास करेंगे, प्रोविजन किया जाएगा। और जो महिलाओं के लिए कामकाज के क्षेत्र खुले हैं, उसमें रात्रि के समय अगर काम करना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उसमें सेफगार्ड्स अलग अलग तरह के लाए जाएंगे। Quickly of yesterday's, we've spoken about 3 lakh crore emergency working capital facility. We have also सीधे चलेंगे हमारे मेहमानों के पास। अमिताभ जी, मुझे सबसे पहले एक चीज समझाएं जो अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है। सोशल सिक्योरिटी फंड असंगठित क्षेत्र में हम लाने की कोशिश करेंगे। मुझे एक चीज समझाइए सर। अभी मैं जानता हूं निर्मला जी ने यह बोला है कि अभी हम बहुत सारी चीजें और करेंगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि सोशल सिक्योरिटी फंड ये हर कोई चाहता है, और असंगठित क्षेत्र हमें पता है कितना ज्यादा इस देश में है। तो अभी इसके ऊपर क्यों नहीं अनाउंसमेंट किया जा रहा? अभी इसके ऊपर क्यों नहीं प्लानिंग की जा रही? ये आपको लगता नहीं थोड़ा लेट रिएक्शन है? अभी तो वो बताया जा रहा है जो पहले के बजट्स में फॉरवर्ड किया जा रहा है। नहीं निशांत जी, सबसे पहली चीज, अभी पिछले आपके जो हिस्से में चर्चा हो रही थी उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय भी कह रहे थे। सर आप प्लीज उनको जवाब दे दीजिएगा। मैं बड़ा विनम्रता से बोल रहा हूं, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर उस पे काउंटर में आपका जरूर लूंगा। पहले इस पे बता दीजिए, फिर आप उस पे बता दीजिए। उसी का कैरी फॉरवर्ड है सर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो व्यवस्थाएं बनी है उस पे जो गिवन सिचुएशन है जिसमें 20 लाख करोड़ की बात हुई, आप यदि प्रधानमंत्री जी की उस घोषणा को आप ध्यान से दोबारा सुन रहे रिवाइंड करके, तो मैं आपको कहूंगा कि उन्होंने 2 चीजों को जोड़ा था जो इस प्रोसेस में ऑलरेडी दिया जा चुका है और जो आगे दिया जा रहा है। मतलब प्रोसेस, मतलब जब से महामारी लॉकडाउन का हुआ, जो महामारी के बाद, उसके बाद से जो चीजें शुरू हुई उसको और आगे को मिला के 20 लाख करोड़ की पैकेज की बात हुई। और उसमें जो कृषि क्षेत्र में लगभग जब मैंने जोड़ा है तो लगभग 3.25 लाख करोड़ का जो एक स्टिमुली है जो उसको। नहीं, अमिताभ जी एक सेकंड, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, सारे पैनलिस्ट जरा ध्यान दीजिएगा। अमिताभ जी, मैं विद एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूं, प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मेरे लिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और यहां पर 2 बड़े बड़े लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे जानकार हैं। आप सभी लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। फॉर माइग्रेंट्स हु आर गोइंग बैक होम, वी हैव जनरेटेड 42.62 करोड़ पर्सन डेज ऑफ वर्क, which is 40 to 50% more than before कोरोना वायरस लॉकडाउन। अब ये कैसे संभव है सर? आप ये कह रहे हैं, आप ये समझाना चाह रहे हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं हमने उनके लिए कोरोना वायरस से पहले से ज्यादा 40 to 50% वर्क जनरेट कर लिया है। ये इम्प्रैक्टिकल है, ये अनप्रैग्मेटिक है, ये कैसे पॉसिबल है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। समझाइए क्या लॉजिक है। मुझे आधा मिनट का समय दीजिए सर, प्लीज गो अहेड। देखिए, जब सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती है जिसमें मनरेगा भी इंक्लूडेड है, मनरेगा के साथ में स्किल डेवलपमेंट की भी बात की गई है अभी वित्त मंत्री के द्वारा। ये स्किल डेवलपमेंट जो है वो मनरेगा के अलग है। मनरेगा में जो लोग अनस्किल्ड लेबर है उनको एक जीवन यापन के लिए सरकारी मदद दी जाती है, उसको भी मैंडेज में शामिल किया जाता है। उसके साथ साथ जो स्किल्ड लेबर है, खास करके जो माइग्रेटेड लेबर हैं, पहले सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वहाँ जो गाँव में काम करने वाला जो श्रमिक था, मनरेगा उनको मिला करता था। लेकिन अब जो माइग्रेंट लेबर्स जो गए हैं, जो यहाँ से प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं, उनको भी साथ में शामिल करने की बात है। और आपने उसका प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर दिया, नथिंग एल्स, और उसको आपने दिखाया कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया। एक मिनट सर, सिक्योरिटी नहीं, एक चीज सुन लीजिए निशांत जी, धैर्य से सुनिए। ये जब हमारे श्रमिक यहाँ से लौटे, अब मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन उनको एक पैनिक क्रिएट किया गया कि राजनीतिक दृष्टिकोण से लाभ कमाने के लिए, जबकि उनको राज्य सरकारों का दायित्व था कि उनको अपने यहाँ से न जाने दें। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी ने और महाराष्ट्र में नहीं सर, मैं वो देखिए, वो जो राज्य सरकारों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, लीव इट ऑन टू दैट। मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट सर। मैं अभी प्योरली इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। एक आम इंसान को मैं इकोनॉमिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो चीजें मेरे सामने आ रही है मैं वो समझा रहा हूं। एक मिनट सर, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस सर। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहूंगा अमिताभ जी, मैं आपको बार बार ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, मैं कहीं पे भी इसको पॉलिटिकल डाइवर्जन नहीं करना चाहता हूं, मैं फैक्ट्स के ऊपर चलना चाहता हूं। शरद कोहली जी, आपका रिएक्शन इस पर। देखिए, पहली बात तो जो लोग माइग्रेंट वर्कर्स यहां से गए, और हमें जहां तक समाचार है और यह सच भी है कि उनको पहले 14 दिन के लिए तो क्वारंटीन किया गया। तो पहला सवाल ये उठता है कि क्या क्वारंटीन के बाद उनको मनरेगा का काम दिया गया? पहला सवाल ये है।
क्योंकि बहुत सारे लोग स्कूलों में और कम्युनिटी सेंटर में गांव के बाहर जो भी बिल्डिंग अवेलेबल थी वहां पर उनको रोक दिया गया। दूसरी बात यह है कि किस प्रकार का काम मनरेगा के अंतर्गत चला है, क्योंकि ये जो वर्कर्स यहां से गए हैं सबके सब, मान लीजिए सड़क बनाने का काम चल रहा था या कोई लाइन बिछाने का काम चल रहा था या कोई पाइपलाइन डाली जा रही थी, तो क्या ये वर्कर्स उस काम करने की क्षमता को रखते थे? क्योंकि आप खाली खुदाई का काम के फावड़ा देके उनको खाली खुदाई कराएं और दूसरा आदमी उसको भरे, ये संभव नहीं है। बहुत सारे लोग यहां पर कोई मशीन चलाता था, कोई यहां पर बहुत स्किल्ड काम करता था, चाहे वो असंगठित क्षेत्र में भी था पर स्किल्ड काम करता था। तो यह भी प्रश्न उठता है कि मनरेगा में उन लोगों ने वहां जाके क्या काम किया है। इस पे सरकार को व्हाइट पेपर भी लाना चाहिए कि क्या काम किया गया है, क्योंकि ऐसे कोई भी काम कोई भी नहीं कर सकता है। तो अगर 42 करोड़ मैन डेज यूज हुए हैं तो मुझे लग रहा है ये स्पष्टीकरण देना चाहिए अमिताभ जी को कि क्या काम किया गया है। नहीं सर, वो अमिताभ जी अभी उस पोजीशन में नहीं है। मैं अमिताभ जी को थोड़ा फिक्स स्पॉट में नहीं रखना चाहता हूं, वो उस पोजीशन में नहीं है। वो सरकार की तरफ से कुछ चीजें निकल कर आएंगी, मैं उनको डिफिकल्ट स्पॉट में नहीं रखना चाहूंगा अभी। लेकिन कुछ और चीजें यहां पर आ रही है, निर्मला सीतारमण जो बोल रही है, और आपके सामने वो ब्रेकिंग भी हम दिखा रहे हैं, नॉन स्टॉप न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव हम खत्म कर रहे हैं, गरीब से गरीब मजदूर का ख्याल रखा जा रहा है। ये वही चीज है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे आपसे, स्थानीय स्तर पर जो भेदभाव है उसे खत्म करना है। ये रिटॉरिक्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सीधे सीधे मेरे साथ सिंह साहब हैं। सिंह साहब, 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को लोन वर्थ 25,000 करोड़ दिया गया है, ये एक अचीवमेंट बताया गया है। लेकिन मुझे आप सिंह साहब दो चीज समझा दीजिए, 25,000 करोड़ भी क्या वो 20 लाख करोड़ का पार्ट बन गया? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये पुराने बजट का कैरी फॉरवर्ड था जो उसमें इंक्लूड हो गया? मामला क्या है, समझाएं मुझे जरा। एक मिनट सर, एक मिनट रोकूंगा। अनुराग ठाकुर आ गए। उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसके लिए मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। The next point is, I go back to आइए सामने। अब आपको बता दें, मैं चाहूंगा इसको ब्रेकिंग की तरफ फ्लैश करें। 8 करोड़ प्रवासियों के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान है जिसमें उनको गेहूं और चना दिया जाएगा। ये अच्छा है, ये मिनिमम फूड गारंटी के तहत ये चीज अगर मैं कहूं तो ये एक अच्छी खबर आई है। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 3500 करोड़ का जो प्रावधान दिया जा रहा है, यह अच्छा है, जिसमें गेहूं और चना दोनों इन्वॉल्व होगा। यह एक अच्छी खबर है। ये जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है। सीधे आकलन मिलूंगा यहां पर। सिंह साहब, पहले इस पर जो प्रवासियों की बात हो रही है, और दूसरा जो मैंने आपसे पूछा था। देखिए, पहले तो ये है जो आपने कह दिया, आंकड़े आपने खुद ही बता दिए। 3500 करोड़ रुपया 8 करोड़ लोगों के लिए, 400 रुपया एक आदमी के हिस्से में आया। कितने साल चलेगा, कितने महीने चलेगा, हमें तो ये आंकड़े खुद ही बताते हैं। नहीं, लेकिन सर उसमें देखिए, उसमें वो ये बोल रहे हैं कि 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना, 5 किलो गेहूं परिवार के हिसाब से और 1 किलो चना प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा। तो वो जो भी उसमें देना चाहे दे तो रहे, मतलब कम से कम। देखिए, ये जिसे कहते हैं ना, आज की तारीख में हमें देखना है कि हमें जो है अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी करनी है। हमें देखना है कि कोरोना के बाद जो है हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, हम नीचे आएंगे, ये पैकेज इसलिए था, ये पैकेज इसलिए नहीं है कि 2-4 हफ्ते आप आराम से खा लोगे। तो समझने की बात है, ये पैकेज था कि देश को हमें नंबर 1 बनाना है वर्ल्ड के अंदर। नहीं, सिंह साहब एक सेकंड। सिंह साहब, मैं यहां पे डिसएग्री करूंगा। सिंह साहब एक सेकंड। अभी की जो लड़ाई चल रही है वो सर्वाइवल की लड़ाई है। देश को नंबर 1 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो कोई देख नहीं रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं अपने सभी जो गेस्ट हैं, ये सर्वाइवल की लड़ाई में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? एक मिनट, अनुराग ठाकुर कुछ कह रहे हैं, मैं उन पे आऊंगा, फिर मैं वापस आऊंगा आप पे। दूर था, उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी, भगवान ना करे, कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो
वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। वन नेशन वन राशन कार्ड ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएँ। और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हो, आधार नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लेकर आई और लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है और वापस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया। तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए, वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशरी जो हैं वो 83% पीडीएस की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है, ऐसा उसके लिए सुविधा होगी। The last step for the migrant workers, we spoke about the... ये एक बड़ी खबर और मैं चाहूंगा सारे पैनलिस्ट को दिखाएं। अच्छी खबर ये है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ये बहुत अच्छा प्रयास है। गरीब मजदूर कहीं पर भी जाकर अपना राशन ले सकता है और ये मतलब ये थोड़ा सा प्रोग्रेसिव थिंकिंग है वाकई में। अमिताभ जी, आप बहुत दूर हो गए हैं, खबरें आपके नजदीक आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूर हो जाएं कैमरा से। खैर, मैं सीधे चलूंगा यहां पर शरद कोहली जी और उसके बाद कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता मौजूद हैं। ये अच्छी खबर है, वन नेशन वन राशन कार्ड, और मैं उसमें करेक्शन करना चाहूंगा। जो 8 करोड़ प्रवासियों की बात थी वो 2 महीने का पैकेज है। 8 करोड़ प्रवासियों का 2 महीने का 3500 करोड़ का सैंक्शन है। सर, शरद जी, ये एक अच्छी बात है, वन नेशन वन राशन कार्ड। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है निशान। पहले 7 करोड़ 75 लाख टन के हमारे अनाज के भंडार थे और केंद्र सरकार उसमें से 3500 करोड़ का खर्च उठा के राज्यों के माध्यम से उनको बांट रही है। बहुत तारीफ की बात है। ये राशन कार्ड का जीएसटी मानता हूं मैं कि आप इस राशन कार्ड को आप कहीं भी जाएं, आपका राशन कार्ड कहीं भी चलेगा, किसी भी राशन डिपो पे चले जाएं। ये बहुत दिन से जरूरत था, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर थे, जो यहाँ का यूपी बिहार से आके रहते थे, उनको यहाँ राशन नहीं मिलता था। उनको दोबारा से यहाँ पर एड्रेस रजिस्टर कराना पड़ता था, नए सिरे से राशन कार्ड बनाना पड़ता था। किसी का बनता था, किसी का नहीं बनता था। मैं थोड़ा डिटेलिंग दूंगा और जो मेरी टीम है उसको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर एक फैक्ट। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी, सर शरद जी, मैं आपको रोकूंगा। मेरी जो टीम है उसको मैं ये फैक्ट बताना चाहूंगा जिससे कि वो ब्रेकिंग में इंक्लूड कर लें। डिटेलिंग ये आ रही है, 67 करोड़ बेनिफिशरीज, 67 करोड़ बेनिफिशरीज, जो पीडीएस का 83% है, वो 23 राज्यों में उसको फायदा मिलेगा। और सरकार ने यह कहा है कि 100% कवरेज अंडर दीज कार्ड्स बाय मार्च 2021, 83% इज ऑलरेडी डन, यानी 83% ऑलरेडी हो चुकी है। अनुराग ठाकुर क्या बोल रहे हैं, आइए देखते हैं। वहाँ पर कम कीमत पर उनको किराए पर मकान मिल पाए, रहने की सुविधा मिल पाए, इस बड़ी योजना का संकल्प लेकर मोदी जी आए हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरह से हर घर को बिजली, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम, हर बहन को गैस सिलेंडर देने का काम, और 2022 तक हर गरीब को सर ढकने के लिए छत देने का काम मोदी सरकार करने वाली है। एक लास्ट रिएक्शन यहां पर मैं लेना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सारी की सारी बातें, चाहे राशन वन नेशन कार्ड की बात हो, ये सब पुरानी है। सारी की सारी जो अभी अनुराग ठाकुर साहब बोल रहे थे, सब पुराना है, सब बजट में। निशांत भाई, आप तो बड़े ख्याति लब्ध पत्रकार हैं, सारी चीजों पर आप खुद भी रिपोर्टिंग कर चुके हैं। आप मेरी बात को समझिए, इस वक्त हम कोरोना संकट के राहत पैकेज की बात कर रहे हैं, ना कि पुरानी चीजों की उसको नई उसमें करने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक शर्मनाक स्थिति कर रहे हैं। मैं आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। सुरेंद्र जी, बड़ी विनम्रता से मैं कहूंगा, मैं आप सभी को रोकूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक लेना जरूरी है और हम शो वाइंड अप कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और वो जो धैर्य आपने दिखाया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान हमारे साथ बने रहने का। अब ये सरकार से बहुत बड़ा सवाल है कि पुरानी चीजें तो कहीं इसमें आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं।
ये बहुत बड़ा सवाल है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।